अरे हम बोले तो ऊपर चढ़ रहा है, तुम बोली तो। हाँ तुम बोले थे क्या हुआ, तुम बोले ना ऊपर चढ़ रहे हैं। उसने कहा था गुड मॉर्निंग का है, स्टूडेंट गुड मॉर्निंग का, उसको जवाब दिए, अपना पैन कार्ड निकाले। अरे नेट और ऑन कर। अरे जब तुम कहे क्या हुआ तभी तुम उसका जवाब दिए थे जो ऊपर चढ़ रहे हैं। वो उधर पहले का स्मार्ट बोर्ड पे लिखने को, उधर पहले होगा। पेन ये होता है ना स्मार्ट बोर्ड पे लिखने वाला। हाँ चलो। कल आप लोगों का टेस्ट है, फर्स्ट फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है, तो उसका सिलेबस लिखे, उसके बाद फिर आप लोग टेस्ट करेंगे। 12 to 3, ठीक है। मैं सिर्फ 1 घंटे की क्लास लूंगा, 10:30 से 11:30। अगर आज वहां तक पहुंच गए तो कल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलमेट ऐसे बहुत बड़ा है, हाँ तो मैं नीचे में देख पाती, तो मैं आगे जब तक वहां पत्थर था मैं चढ़ाई रही और फिर वो डिसबैलेंस हो गई। क्या हूँ बढ़िया वो बैग नहीं बनी थी, बैग तो मेरे भी एक्टिवा फिर इसके ऊपर मुझे बोले यार तुम लोग ज्यादा महसूस कर रहे हो शायद हैवी होता है। मैंने देखा हुआ है ना एक्सपीरियंस, ऊपर से मेरा बैग पड़ा, वही तो तभी तो कह रही आधा सारा मेरी डिग्री हो जाती है। चले क्या लेके हमारी फोटो खींच रहा मैं यार केमिस्ट्री की पढ़ी उसमें भी रहा हूं।
कल कांस्टेंट पूरा खत्म हो जाए। Find T1 and T2. देखिए स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ तो सब एक साथ मूव करेंगे। तो ये जो एक सिस्टम हो गया तो कॉमन एक्सीलरेशन होगा। तो कॉमन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना है 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10। ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किसी का भी एफबीडी बनाइए, अगर मैं 2 केजी का एफबीडी बनाऊंगा तो 2 केजी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है T1। तो T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 4 न्यूटन। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 केजी का बनाऊं तो 3 केजी पे देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है T2 और लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है T1। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। इनकी आज मेरी क्लास नीट वाले हैं, आज इंजीनियरिंग की टीचर केमिस्ट्री की या बायो होगा, उन्हीं से पूछ लीजिए बता देंगे। नीट वाले हो गया, नोट कर लिया। मैंने इसको रिलीज कर दिया। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। देखिए सिंपल से इसका एलबीडी बनाइए। नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन से इस पर नेट फोर्स कितना है mg sin थीटा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, a इज इक्वल टू g sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो आपका मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कोई सा भी मास ले हमेशा अगर उसको मैंने रिलीज किया तो उसका कॉमन एक्सीलरेशन क्या होगा g sin थीटा। क्लियर है?
Find normal on 1 due to 2. Find normal on 1 due to 2. ले लीजिए 30 डिग्री, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत। एफबीडी बनाइए, सही से आ जाएगा। कर दो। नहीं आया किसी का? कुछ तो आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं शुरुआत वाले क्वेश्चन करवा रहा था। अब देखिए, ये दोनों तो एक साथ नीचे मूव करेंगे ना, ठीक है। अगर एक साथ मूव करेंगे तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा भी बताया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा भी मान, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे 1 kg का वीडियो बनाऊं तो 1 kg का बनाइए, 2 kg का बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि 1 kg इस पे नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। 2 kg वाला नॉर्मल इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 kg का वीडियो बनाऊं तो 1 kg का वीडियो पे देखिए 1 kg, इधर एक तो mg sin थीटा तो लग ही रहा होगा पहले से, ठीक है। तो mg sin थीटा मतलब कि 1 into g sin थीटा, और क्या फोर्स लग रहा है? N12, ठीक है। नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2, ये भी इसी डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन ये, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है? g sin थीटा प्लस N12 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? g sin थीटा, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा? 0 तो निकालना पड़ेगा। क्लियर?
उससे लगाने से क्या मतलब है? प्लेन तो इधर डायरेक्शन में नॉर्मल है, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो ही नहीं है, तो उसको क्यों कंसीडर करो? नोट कर लिया? Find acceleration of each block. Find acceleration of each block. अंशिका मॉर्निंग की क्लास में क्यों नहीं आ रही आप? सर आज तो थी नहीं। इससे पहले लास्ट वीक में थी, लास्ट वीक में क्यों नहीं आई थी? सर लास्ट वाली मेरी तबीयत खराब थी। मंडे को क्यों नहीं आई थी? सर मंडे को मैंने ज्वाइन करी थी शायद। लिंक तो आपके पास था ना, तो कौन से लिंक पे ज्वाइन कर रही थी? सर मेरे पे 2 लिंक हैं जो सर ने भेजी थी, मैंने उसी पे ही ट्राई करी थी। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने ही क्लास ली थी और मैंने ही लिंक फॉरवर्ड करवाया था, तो उसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे ना, और ट्यूसडे को सर भी ज्वाइन किया। ये सब जो क्लासेस, एक मिनट, ये सब जो क्लासेस छोटी हैं उसकी बैकअप क्लास कौन लेगा? मेरे पास तो टाइम नहीं है। अभी ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, इसकी बैकअप क्लास होगी, ठीक है? अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है अंशिका? ओके सर। हाँ, तो अभी बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मैं पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग का शेड्यूल है आपका, ठीक है? ओके सर। अब देखिए, सबसे पहले सी वाले को देखिए। सी वाले में कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है? इसमें तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स है कि इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में और इस पे एमजी लग रहा होगा, ठीक है? तो सी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं। अगर सी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ सी इज 0, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? और हम लोग ए और बी के बारे में बात करें। अगर मैं ए को पुश कर रहा हूँ तो बी को इसके आगे, तो मतलब कि ए और बी तो मूव करेंगे ही करेंगे, साथ में मूव करेंगे, ठीक है? तो अगर ए और बी साथ में मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? सी नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ये दोनों मूव कर रहे हैं, सी तो उसके साथ मूव ही नहीं कर रहा,
तो उसका मास कंसिडर नहीं होने वाला। आया समझ में? अगर ये दोनों लोग एमसी और एमबी यूज करें तो भी तो क्वेश्चन में पड़ेगा ना। क्या क्या? एमसी बॉक्स है और एमबी दोनों एक हो जाए। एक हो जाए लेकिन दोनों को जॉइंट कर दो, क्या फर्क पड़ेगा ना, जॉइंट होना क्या तो पड़ेगा मासिक हो जाएगा। अरे तो जॉइंट कहाँ किया है? जॉइंट किया है क्या मैंने? जॉइंट करना ही होता तो मैं इसको सी मास क्यों लेता, मैं तो इसको एक ही साथ बना देता ना बॉक्स को। ऐसे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा सिस्टम पे, तो वो भी तो उसके साथ अरे वो फ्रिक्शन मूव करवाता है, फ्रिक्शन पढ़ा है अभी तक? नहीं ना, जो पढ़ा नहीं है उसका आगे मत सोच। वो फ्रिक्शन मूव करवाता है, यहाँ पे तो फ्रिक्शन अभी तक हम लोग जानते नहीं है। सभी सरफेसेस क्या है? स्मूथ। लिख लीजिए, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। रीजन जरूर लिखिएगा, डायरेक्ट नोट करते चलेंगे फिर बाद में फिर से फंस जाएंगे, कैसे क्यों कर दिया, यहाँ पे टोटल मास क्यों नहीं लिया, उन सबका रीजन जरूर लिखिए। क्लियर है? All surfaces are smooth. देखिए यहाँ पे अगर मैं m1 बी ब्लॉक की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन a1 कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, ठीक। अगर हम लोग m2 की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स कितना है, f2 है डिवाइडेड बाय मास।
किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? A1 का फोर्स भी ज्यादा और मास भी कम, ठीक। तो A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि अगर यहाँ पे मैं विथ रेस्पेक्ट टू A एनालिसिस करूँ, विथ रेस्पेक्ट टू A, अगर A के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा तो A ब्लॉक को क्या कर दूंगा, रेस्ट पे, ये तो रेस्ट पे आ गया ना, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A विल बी इक्वल टू AB माइनस AA। AB की वैल्यू कितनी है? A1 माइनस A2। इसका मतलब जो B ब्लॉक है वो कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? A1 माइनस A2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, इसकी लेंथ कितनी है? L। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है? L, हाफ A की वैल्यू कितनी है? A1 माइनस A2 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से T की वैल्यू निकालें। मेडिकल में ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा इजी था। मेडिकल में जो क्वेश्चन आया था उसमें बी ब्लॉक पे आपने फोर्स नहीं लगाया। कल आप लोगों का टेस्ट है 12 से 3, ठीक है। और पेपर अच्छा है, तो नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है नेगेटिव में मार्क्स आ जाए। ऑफलाइन है सर। हाँ, और मॉर्निंग में फिजिक्स की क्लास होगी 10:30 से 11:30। हो गया, सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट, एडवुड मशीन। इसके रिजल्ट को याद रखिएगा। एडवुड मशीन कुछ नहीं है, पुली है। पुली को आपने फिक्स किया हुआ है और इस पे दो मास हैंग किए हुए हैं, M1 और M2। M1 इज ग्रेटर देन M2। अगर M1 का मास ज्यादा है, इसका मतलब किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक ही स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम, पुली कांस्टेंट में लगा दी स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? a। अब दोनों का एफबीडी बनाइए। यहाँ पे देखो M2G और यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे क्या है? M1G। तो सिंपल अगर एफबीडी में देखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 में कितना हो जाएगा? M1G माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड वाले में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इनटू G, ठीक है। ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और T की वैल्यू निकालिए। चलिए जल्दी से।
एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और k की वैल्यू निकालिए। देखिए फाइनल आंसर t इज इक्वल टू आ जाएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into g। इन दोनों रिजल्ट को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट कई जगह यूज आएंगे। तो सिंपल एडवुड मशीन का मतलब क्या हुआ, पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसमें पुली क्या है आपकी मूव नहीं कर रही। इस हिसाब से इसको याद रखिएगा कि पुली आपकी मूव नहीं कर रही है और इस पुली से दो ब्लॉक आपके अटैच किए हो, ठीक है। तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं। पुली आपकी मूवेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया। ये पुली क्या है, चलिए वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। ये वाली पुली क्या है आपके रेस्ट पे, ये पुली मूव नहीं कर रही है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, तो फाइंड फोर्स so that 2 kg block is at rest। वैल्यू निकालिए, वैल्यू
अब देखिए ध्यान से, अगर ये वाली पुली रेस्ट पे है, बस इसको कंसीडर कीजिए, ठीक है। अगर ये पुली रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवुड मशीन, इसको भूल जाइए पूरे सिस्टम, ठीक। ये तो एडवुड मशीन हो गया, पुली फिक्स की हुई है आपकी। अगर पुली फिक्स की हुई है तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, C is equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into G. So 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into G. ये आ रही है ना वैल्यू, ठीक है। T हो जाएगा 200 divided by 3 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो इस वाले में टेंशन कितना होगा, 2T, रेस्ट पे है ना, तो नीचे जितना फोर्स लग रहा है पुली पे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए। तो नीचे पुली पे फोर्स कितना लग रहा है, T और T, इसके अलावा नहीं है, पुली का एवरीडी पे देखेंगे, ठीक है। ऐसा टेंशन T है, ऐसा टेंशन T है, तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना होना चाहिए, 2T। अगर ये टेंशन 2T है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2T। अगर इस वाले ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब F is equal to 2K 400 divided by 3 न्यूटन। क्लियर है? नोट जल्दी कीजिए, स्क्रीन स्टार्ट करना है। नोट कर लिया? अब देखिए जैसे कि ये रोप तो आप पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाइए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर मैं रोप पे खड़ा हूं, मान लीजिए सीलिंग से आपने रोप लगाया हुआ, ठीक है, और इसको इस पे हैंग होना है, ठीक। तो अगर मैं इस रस्सी को पकड़ूंगा तो मैं रस्सी पे फोर्स नीचे लगाता हूँ, ठीक है, मैं ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। मेरे को अपने वेट को अगर बैलेंस करना है तो मैं क्या करता हूँ, रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो मैंने रस्सी पे क्या लगाया, नीचे की तरफ F फोर्स लगाया, ये मेरा एक्शन हुआ। मैंने रस्सी के ऊपर एक एक्शन किया, मैंने रस्सी को पकड़ा और नीचे की तरफ फोर्स किया, इसको पुल किया, ठीक। तो मैंने ये एक्शन किया, अब रस्सी क्या करेगा, रिएक्शन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक। तो अगर मैं इस पे नीचे F फोर्स लगा रहा हूं तो रस्सी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी F। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों का एवरीडी अलग अलग बना। अगर मैं इस रस्सी की बात करूं तो इस पे आपने नीचे फोर्स लगाया F, ठीक है। इस रस्सी ने मेरे ऊपर एक रिएक्शन लगाया, फोर्स है। स्ट्रिंग, हम लोग फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, स्ट्रिंग कैसी है आपकी, मासलेस है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मैंने अगर रस्सी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो इसका मतलब इस पे टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें टेंशन T प्रोड्यूस हो, ठीक। और T किसके इक्वल होना चाहिए, F के इक्वल। इसका मतलब ये F किसके इक्वल है, T के इक्वल, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर 3 एनालिसिस करते हैं, 3 केस लेंगे। रीजन जरूर लिखिएगा कि एलपीडी आपने कैसे ड्रॉ किया, एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा कि एलपीडी आपने कैसे ड्रॉ।
नोट कर लिया? इसमें 3 केस लेते हैं। केस 1, मैन इज एट रेस्ट। ये रेस्ट की पोजीशन पे, इसका मास मैंने माना हुआ है m, ठीक है, मैन का। अगर मैं यहाँ पे मैन के एफबीडी के बारे में बात करूं तो मैन के एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो इसके तो नीचे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, ठीक। केस 2 पे आते हैं। जो मैन है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, मैन इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने कहा कि मैन अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये केस है, ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं मैन के एफबीडी पे ध्यान दूं तो मैन का एफबीडी तो नीचे तो mg है, ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक। थर्ड केस में आते हैं, मैन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। रस्सी से आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, ठीक। अगर मैं मैन के एफबीडी पे ध्यान दूं तो नीचे की तरफ तो mg है, ऊपर टेंशन है और ये नीचे मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले केस में ध्यान दूं तो फर्स्ट वाले केस में टेंशन की वैल्यू क्या है, mg, क्योंकि मैन तो रेस्ट पे है, तो T इज इक्वल टू mg। सेकेंड वाले केस में बात करूं तो ये क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऊपर की तरफ मूव करे इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना है, T माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T की वैल्यू क्या आ गई, mg प्लस a, ठीक है। थर्ड वाले केस में ये क्या है, मैंने आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t की वैल्यू देखिए क्या आ गई, mg माइनस। अगर तीनों केस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो टेंशन की वैल्यू किस केस में इंक्रीज हो रही है, सेकंड केस में। जब मैन आपका ए एक्सेलरेशन के ऊपर की तरफ मूव कर तो टेंशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर टेंशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब रस्सी में तनाव ज्यादा पैदा हो रही है। अगर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि रस्सी टेंशन के कारण क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है कि जो मैन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी हुई है रोप की, ठीक है। मैंने कह दिया 400 न्यूटन दी हुई है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मैन। क्वेश्चन में आप लोग रीड करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसमें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा तो डायरेक्ट ए, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, सिंपल कार का एग्जांपल लेता हूँ, मैं कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट ना, ठीक है। मैं मूव तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मैं मूव तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ हो सकता है ना। मैं ब्रेक अप्लाई करूँ, ठीक है, अपने आप को रोकने की कोशिश करूँ, ठीक है। इसलिए जब भी क्वेश्चन में हो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी हुई है रोप की और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन, हमेशा ये कॉन्सेप्ट आएगा, हमेशा, चाहे वो नीचे की तरफ मूव करे या ऊपर की तरफ मूव करे, इसका मतलब हमें कॉमन सेंस क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा हो, बस इतना ध्यान में रखना आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके बहुत साल पहले पूछा गया था जब पीएमटी सीपीएमटी होते, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए तीनों केसेस, और ये जरूर लिख लीजिएगा कि इसी केस में आपकी रस्सी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है। रोप में ब्रेक इन सेकंड केस ओनली।
नोट कर लिया। Find tension. Find tension. Find tension. इधर खाली है कि एक खाली है। निकालिए, जल्दी निकालिए। कल कहाँ से मिले? सर 148 157 154 देखिए, अगर मैं पहले वाले मैन को देखूं तो पहला वाला मैन क्या ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इसके कारण टेंशन T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस ए 10 प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 720 न्यूटन। ठीक है, अगर इसके कारण बात करूं, ये तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन किसके इक्वल होगा, mg। ठीक है, तो T इज इक्वल टू mg, इसका मतलब T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50g 500 न्यूटन। ठीक है, थर्ड वाले केस में ये मैन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। इसका मतलब टेंशन T3 विल बी इक्वल टू mg माइनस ए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 40 इंटू g माइनस ए 10 माइनस ए 9। तो नेट टेंशन कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। नेट टेंशन इतने डेवलप होगा ना, इंडिविजुअल टेंशन निकाले तो लेकिन पूछा जाए कि नेट टेंशन कितना डेवलप, तो हर एक का एडिशन होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी दी है, यूनिट को ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में ये नहीं कि मीटर स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है ये।
नोट कर लिया? तुमने नोट कर लिया था? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन। अब देखिए जो वेइंग मशीन होता है, आगे मैं वेइंग मशीन की बात करूँ, ये वेइंग मशीन है जिस पे आप खड़े वेट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो वेइंग मशीन किसको रीड करता है? अगर मैं इसके एफबीडी पे ध्यान दूं तो मैंने कहा कि मैन पे जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो एमजी लग रहा है, ठीक। ये इसके कांटेक्ट में है तो ये इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये वेइंग मशीन मैन के ऊपर एन लगा रहा है तो मैन भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? एन, ठीक है। तो अगर एक्चुअल देखा जाए तो वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल, ठीक है। इसे लिखिए पॉइंट, इट ऑलवेज रीड, इट ऑलवेज रीड नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल को रीड करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर तीन केस पे आते हैं कि लिफ्ट में रखी हुई है वेइंग मशीन। मैंने कहा ये लिफ्ट है, इसमें वेइंग मशीन है, लिफ्ट पहले वाले केस में रेस्ट पोजीशन पे है, सेकेंड केस में लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन ए, थर्ड केस में लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन ए। अब तीनों केस में मेरे को निकालना है कि जो वेइंग मशीन है वो क्या रीड करेगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि वेइंग मशीन किसको रीड करता है? नॉर्मल। तो मैं एफबीडी बना दूं, ठीक। तो अगर मैं मैन का एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे की तरफ फोर्स एमजी लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, ठीक है। ये मैन तो रेस्ट पे है, मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूँ सीधा, ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है लिफ्ट को, ठीक है, इसने मैन को देखा। तो अगर ये मैन को देख रहा है तो ये तो कह रहा है मैन तो रेस्ट पे है, इसको हमेशा उसी पोजीशन पे नजर आ रहा है। अगर ये इसी पोजीशन पे नजर आ रहा है इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक। अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 है इसका मतलब n इज इक्वल टू, इस वाले केस में ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। तो अगर मैं सिर्फ मैन को देखूं तो मैन तो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा ना, देखो। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो n इज इक्वल टू m g प्लस, ठीक है। थर्ड वाले केस में ये नीचे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है a एक्सीलरेशन से, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू mg माइनस, क्लियर? इसलिए जब भी आप लोग लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा हैवीनेस लगता है, ठीक है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आते हैं तो आपको थोड़ा सा लाइटेड वेट फील करता है, इसी कारण क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती है। नोट कर लिया? वीडियो थोड़ा तेज चला जाता है। अब देखिए एम्स में क्वेश्चन क्या आया था कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है,
विथ एक्सीलरेशन a मैन है, ठीक है, इसका मास m है। इस केस में दिया गया है अगर a की वैल्यू g से बड़ी है तो क्या होगा? चार ऑप्शन थे, मैं चार ऑप्शन ही लिख रहा हूं, ये बताइए होगा इफ a इज ग्रेटर देन g। नेगेटिव होगा, जीरो होगा, कोई एक होगा नेगेटिव। और गलत है सोच। इस क्वेश्चन क्यों पूछेगा जब डायरेक्ट रिलेशन भी आ जाएगा तो उसको लॉजिक होगा उसके पीछे। बोलिए, मैंने बताया आप लोगों को। खुद लॉजिकली सोच के देखिए, अगर रीडिंग तो जीरो आएगी, क्यों? देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लगाऊं n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, तो n इज इक्वल टू तो नेगेटिव आ रहा है अगर a की वैल्यू बड़ी है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए, मैं तो मैन का एलबीडी बना रहा था, अगर मैं मैन का एलबीडी बना रहा था तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि नीचे की तरफ तो mg लगा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, n भी नेगेटिव हो गया, n नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये जो वेइंग मशीन है इस पे नॉर्मल नीचे की तरफ लगाने लगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैन पे है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अगर इस पे नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है इसका मतलब ये तो इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाना चाहिए, ठीक है, वेइंग मशीन के अंदर चला जाना चाहिए, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये वेइंग मशीन में पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक। नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, नॉर्मल कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक। तो इसका मतलब नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू मिनिमम हो रही होगी, ठीक, और नॉर्मल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? जीरो। अगर नॉर्मल जीरो हो गया, नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडी का कांटेक्ट छूट गया, क्योंकि तो कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर कोई भी कांटेक्ट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये जो इसका सीलिंग है, ठीक है, उससे जाके टकरा जाएगा मैन, ठीक है, मैन क्या करेगा, इसके सीलिंग से जाके टकरा जाएगा। क्लियर है? लिख लीजिए रीजन। रीजन लिखिए, रीजन, फिर अगले टॉपिक पे पहुंच जाऊंगा, फिर आप इसी में रह जाएंगे। जो समझाया उसको लिख लीजिए तुरंत, सोचने का काम कीजिएगा, बाद में क्लास ओवर होने के बाद सोचिए आराम से, फिर पूछिए। नोट कर लिया? हेडिंग डाल लीजिए स्प्रिंग फोर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई जगह आएगा, ठीक है। अभी तुम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद एसएचएम में भी पढ़ेंगे, फ्लूइड्स में भी जब वहाँ पे वेट में हम लोग लगा देते हैं स्प्रिंग, वहां पे भी क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोस्टैट में भी अगर अच्छे क्वेश्चन बनाने वहां पे भी आता है। ऑप्टिक्स में भी इसको मैं लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म में भी आ सकता है, स्प्रिंग हर एक पार्ट में निकाला जाता है, लेकिन हर एक पार्ट में आप लोगों से नहीं पूछा जाता, वो इंजीनियरिंग लेवल का होता है। लेकिन मेडिकल में जाकर इसका फोर्स का कहाँ पे यूज आएगा, एसएचएम में और फ्लूइड्स में। यहाँ पे दो पोर्शन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्प्रिंग से रिलेटेड, ठीक।
जहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड वगैरह निकालते हैं SHM के केस, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब चाहते हैं कि मैं स्टेबल रहूं। स्टेबल का मतलब उसके पास एनर्जी क्या हो, मिनिमम, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, मिनिमम एनर्जी होगी तो वो जितनी स्टेबल हो, ठीक। तो ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो मतलब कि ये क्या है, स्टेबल है, ये कहीं भी मूव करने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने क्या किया, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाऊं तो स्प्रिंग क्या होगी, एलोंगेट होगी, एलोंगेट होगी, ठीक है। जैसे रबर बैंड है आपके पास, मैंने रबर बैंड पे फोर्स लगाया, एलोंगेट होगी। ये तो नहीं कि कंटिन्यूअसली एलोंगेट होती रहती है, कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाती है, ठीक है। अगर किसी पोजीशन पे रुक रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तभी तो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा क्यों। अगर कंटिन्यूअसली उस पे फोर्स लगता रहता तो मूव करता रहे, ठीक। तो यहाँ पे सोचा गया कि यहाँ पे तो मैंने एफ फोर्स लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स जरूर होना चाहिए, तभी रुकेगा, अदरवाइज रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो मैंने सिंपल लगा दिया कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो उसने यहाँ पे अपने एक लॉ दिया, हुक्स लॉ। उसने क्या कहा कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ये नेचुरल लेंथ, यहां से मैंने इसको एलोंगेट किया एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो हुक्स लॉ ने बताया कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। मैंने तो इसका डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में किया, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए सिंपली डायरेक्शन बता रहा है माइनस, ठीक है। कि स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, हमेशा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। ये के क्या है आपका, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। एक्स, एक्स हमने कहां से मेजर किया, नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें क्योंकि एक्स वहां पे भी आएगा, एक्स से वहां पे हम लोग बात करेंगे मीन पोजीशन, इसे छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा याद रखना, ठीक। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एक्स को हमेशा हम लोग नेचुरल लेंथ से मेजर। अब देखिए इस पोजीशन पे आने के बाद ये एम ब्लॉक हो गया, रेस्ट पे आ गया। अगर एम ब्लॉक रेस्ट पे आ गया इसका मतलब अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू एफएसपी, ठीक है। ये एफएसपी के इक्वल होगा। अगर मैंने रबर को एलोंगेट किया है, अगर मैंने यहाँ से अपने हाथ को रिलीज किया तो रबर अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एफ फोर्स की वैल्यू 0 कर दी तो ये अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आएगा, और नेचुरल लेंथ पे कौन लेकर आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। मैंने कहा एक रस्सी लिया आपने और इस पे एक मास को हैंग कर दिया,
अगर मैं यहाँ पे मास को हैंग करूंगा तो ये तो रेस्ट पोजीशन पे, ये तो मूव नहीं कर रही। अगर रेस्ट पोजीशन पे होगा इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0। नेट फोर्स 0 होगा तो इसका एफबीडी बनाइए, नीचे क्या लग रहा होगा mg और ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू mg। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग पे अब आपने क्या किया, m मास को हैंग कर दिया। ठीक है, m मास को हैंग करूंगा तो स्प्रिंग पे एलोंगेट होगी ना। ठीक, तो मैंने कहा कि ये जो पोजीशन थी ये नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, मैंने m मास को हैंग किया तो ये नीचे आ गया। अब ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, अब ये रेस्ट पोजीशन पे होगा, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो नीचे की तरफ फोर्स क्या है, mg, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, fsp। तो fsp इज इक्वल टू mg। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा क्योंकि माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुका। ठीक, तो मैंने कहा कि नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस हुआ, x। ठीक है, तो fsp की वैल्यू क्या होगी, kx। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg by k। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ होगा अपनी पोजीशन से, mg by k। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल इसकी बात कर रहा हूँ, fsp इज इक्वल टू mg, यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे एक मेरे को एक मेथड मिला क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने देखा कि अगर मैं स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लगा दूं, स्प्रिंग को हटाऊं और रस्सी लगा दूं, तो रस्सी में जो टेंशन की वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू किसकी होगी, एफएसपी की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कई सारे क्वेश्चन में कब हम लोग स्प्रिंग को हटा के रिप्लेस कर देंगे स्ट्रिंग से, जब स्प्रिंग आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, आप लोग क्या कीजिए, स्प्रिंग को हटाइए और किससे रिप्लेस कर दीजिए, स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू आएगी वही किसके इक्वल होगी, एफएसपी। लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को अपने वर्डिंग में लिख लीजिए। नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट नोट कीजिए। हम लोग स्प्रिंग को क्या मानते हैं, स्प्रिंग क्या है आपका, लाइट वेटेड, मतलब कि मासलेस है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है आपका, मासलेस। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग को मानते थे मासलेस, अगर स्प्रिंग अगर आपकी मासलेस होती तो हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होती, सेम। वैसे ही अगर ये आपका स्प्रिंग अगर आपका मासलेस है तो हर एक पॉइंट पे एफएसपी की वैल्यू क्या होगी, सेम। लिख लीजिए इस वाले पॉइंट पे। नोट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में स्प्रिंग है, ठीक, मैंने स्प्रिंग को यहाँ पे मान लीजिए फिक्स रखा हुआ है। ठीक, मैंने इसको फिक्स रखा हुआ है और स्प्रिंग को एलोंगेट कर, ठीक है, स्प्रिंग को अगर एलोंगेट करूंगा तो मेरे दोनों हाथ पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है,
ये स्प्रिंग तो चाहेगा ना कि मैं अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाऊं वापस, ठीक है। ये रबर बैंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मैं रबर बैंड को ऐसे एलोंगेट करूं, इस वाले हाथ को छोड़ूंगा तो ये ऐसे जाएगा, अगर इस वाले हाथ को छोड़ता हूं तो ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब अगर मैं स्प्रिंग को भी अगर एलोंगेट कर रहा हूं तो जो एफएसपी लगेगा वो दोनों तरफ से लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आएगा कि वहां पे आप लोग पूछेंगे ऐसे क्यों करते हैं, ठीक। इसको भी लिख लीजिए अपने वर्डिंग में जैसे भी लिख, जो एफएसपी लगेगा वो दोनों तरफ से लगेगा ताकि वो अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आए। सर का एक पॉइंट फिक्स है तो इस पे भी एफएसपी यहाँ लग रहा होगा, लेकिन इसको मूव नहीं कर सकता क्योंकि फिक्स किया हुआ है, लेकिन लगेगा तो। सर जैसे टेंशन में भी है कि अगर अपवर्ड लग रहा है तो डाउनवर्ड। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, हमेशा वर्ड यहाँ पे रीडिंग यूज किया था, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग सिस्टम हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए। जो सिलेंडर वाला लेकर आता है तो वो वेट को मेजर करता है, ठीक है। तो वो स्प्रिंग को देखता है कि हाँ कितनी आ गई, तो वहाँ पे लिखा रहता है 2 3 4 5, तो मतलब कि कितना केजी वेट है इसका, ठीक। तो स्प्रिंग जब भी अगर आपको लिखा होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कोई सा भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब मेरे से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो एफएसपी की वैल्यू पूछ रहा है। लिख लीजिए, पहले से पॉइंट्स लिखवाना, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आओ। कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफएसपी। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग मीन फाइंड वैल्यू ऑफ एफएसपी। नोट कर लिए। Find reading of each spring. Find reading of each spring. इधर 3 स्प्रिंग लगे, हर एक की स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग। Find reading of each spring. ठीक है। पता नहीं, मैंने पॉइंट सब लिखा दिए। सही है।
अब देखिए अगर मैं इसके लिए बात करूं, पहले इस वाले ब्लॉक का एलबीडी देखूं, इस वाले ब्लॉक का एलबीडी देखूं तो नीचे तो 5G लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा एफएसपी, ये तो रेस्ट पोजीशन पे है ना, रेस्ट पोजीशन पे इसका मतलब एफएसपी की वैल्यू कितनी होगी 15 न्यूटन। अभी मैंने बताया था कि अगर स्प्रिंग एलोंगेट होगा तो दोनों तरफ से वो कोशिश करता है नेचुरल लेंथ आने की, तो इसका मतलब अगर इधर एफएसपी 15 न्यूटन का लग रहा है तो यहाँ पे भी कितना लग रहा होगा 15 न्यूटन का, इसका मतलब इसको भूल जाइए। मैंने कहा कि इस स्प्रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन का, ये भी रेस्ट पोजीशन पे, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ कितना लगा रहा होगा 50 न्यूटन। अब इसको भूल जाइए, इधर से अगर 50 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी कितना लग रहा होगा 50 न्यूटन। अब इस वाले पे यदि मैंने इसको नीचे की तरफ 50 न्यूटन लगाया तो ये ऊपर की तरफ अपना फोर्स कितना लगा रहा होगा 50 न्यूटन, तो ये कितना लगा रहा होगा 50 न्यूटन। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब पूरे को स्ट्रिंग मान लें एफएसपी की वैल्यू से। सेम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर स्प्रिंग क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया है तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एक रस्सी से रिप्लेस कर दूंगा, नीचे mg और ऊपर टेंशन, तो T इज इक्वल टू mg और इसकी वैल्यू कितनी थी 50 न्यूटन। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे एफएसपी की वैल्यू क्या होगी 50। दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा। नोट कर लिया। स्प्रिंग में एलोंगेशन निकालें, फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग। वो निकाल के देखना पड़ेगा। अभी देखिए अभी बताया था कि अगर स्प्रिंग अपने क्या हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया तो स्प्रिंग को हटा के मैं क्या लगा दूंगा स्प्रिंग, तो ये सिंपल क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ये 2 kg ये 4 kg है ना। अब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू, अगर मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन गया एडवुड मशीन। एडवुड मशीन में टेंशन की वैल्यू क्या होती है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 into g, तो ये कितना हो जाएगा 8g डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, सिर्फ पुली के एलबीडी जाएगी। अगर मैं पुली का एलबीडी बनाऊं तो पुली के एलबीडी में देखिए इधर टी इधर टी, इधर कितना लगना चाहिए 2t, क्योंकि पुली तो मूव नहीं कर रही ऊपर नीचे, इसका मतलब इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 2t, इसका मतलब 16g डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है एफएसपी, तो यहाँ पे 16g डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एफएसपी। एफएसपी की वैल्यू क्या होती है kx, k की वैल्यू 100 into x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई मीटर।
क्लियर है सबको? ठीक है, तो कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। स्प्रिंग कल कंप्लीट करूंगा और फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 10:30 to 11:30 कल 1 आवर की क्लास। ठीक, अब 12 बजे से आप लोगों का टेस्ट। ठीक है, 12 से 3।